उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपके पास हम यहाँ पे जो एग्जाम में आने वाले हैं फ्रैक्शंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए F1 में। तो फ्रैक्शंस आपको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन वो है जिसको हम P डिवाइडेड बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P क्या होगा आपके पास न्यूमरेटर एज वेल एज आपका Q क्या होगा डिनोमिनेटर। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में Q है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन किसी भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के थोड़े से पार्ट को शो करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, या फिर आपके पास बोल सकते हैं एक रोटी दी गई है, उसकी आपने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। अगर मुझे बताना है कि ये पार्ट जो शेडेड है, हमें बताना है कि ये टोटल रोटी का कितना पार्ट है, तो हम डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट लिखेंगे। यानी इस रोटी की टोटल पार्ट्स कितने किए हैं 4, तो डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पार्ट्स आएंगे। और जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में आएगा जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया कि शेडेड पार्ट इस रोटी में कितने हैं, यानी यहाँ पे शेडेड एक पार्ट है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। इस तरह से आपको ये शो करना है कि आपके कंप्लीट ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा पार्ट किस तरह से डिनोट या फिर शो किया जाता है। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आपके पास एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर नंबर दिया है 36, आपके नंबर दिया हुआ है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने इस 36 का हाफ 1/2 पार्ट फाइंड आउट करना है, आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा 1/2 ऑफ 36, यानी कि 36 का 1/2 भाग कितना है। तो 1/2 एज इट इज, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड 36 एज इट इज लिखेंगे। बस ध्यान देना है कि ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, 36 अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख ले तो 36 यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो 2 और 36 को आपस में अगर ये कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे जब 2 1 2 आ गया है, यहाँ पे माइनस करने के बाद 3 से माइनस करेंगे 2 को, बच गया 1। अब आगे 6 + 1 नहीं करना है, टोटल पढ़ना है इसको 16। अब 2 का ही टेबल 16 तक पढ़ेंगे, 2 8 16। अब जो यहाँ पे भी न्यूमरेटर वैल्यू 18 है, यहाँ पे न्यूमरेटर वैल्यू 1 है, इन दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, 18 1 18। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 4/5 पार्ट ऑफ 25, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4/5 एज इट इज लिखना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 25 एज इट इज। अगेन वही न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, और ये आपने कट करना है। तो 5 1 5 एंड 5 5 25। यहाँ न्यूमरेटर में अब 5 है, यहाँ न्यूमरेटर में 4 है। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो 4 × 5 आपके पास आंसर आ जाता है 20। तो 4/5 पार्ट ऑफ 25 इज 20। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास यू हैव गिवन 1 पेंसिल, और आपको बोला जाता है कि 1 पेंसिल जो है उसकी कॉस्ट आपके पास ₹5 है, कि एक पेंसिल की कॉस्ट आपको 5 रुपीज दी हुई है, गिवन है, बोला गया। और आपको बोला जाता है कि इसी तरह की सेम पेंसिल 10 लीजिए। तो आपको फाइंड आउट करना है कि अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपए है, तो उसी तरह की 10 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल जितने आपने खरीदनी है, मल्टीप्लाई हम लिखेंगे, साथ में मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी 50, तो आपस में मल्टीप्लाई करके 10 5 50, ये उसकी कॉस्ट होगी कि 10 पेंसिल्स कितने रुपीस की आएगी। ठीक है, ये मिटा दें। अब किसी का ही क्वेश्चन कर रहे थे, उसका उल्टा पेंसिल वाला, अगर बोल दिया जाए आपको कि 10 पेंसिल्स, इसकी कॉस्ट आपको दी है ₹50, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। आपको 10 पेंसिल की तो पता है कि 50 रुपए है 10 पेंसिल,
तो आपको बताया पूछा जाएगा कि एक पेंसिल कितने की है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जब भी आपको बड़ी चीज की वैल्यू दी हो और छोटी चीज फाइंड आउट करनी है तो हमेशा वहां पे डिवीजन का ऑपरेशन लगता है। अब देखिए मान लीजिए कि मेरे को लगता है यहाँ पे 10 1 10, क्योंकि कोई आपके पास यहाँ पे डिजिट में इसकी कोई एक्सिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी। अब मुझे निकालनी है इस 1 की वैल्यू, इस 10 की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये 1 पेंसिल में एज इट इज लिखूंगा। अब यहाँ पे 10 तो मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके क्या बनेगा, ये डिवाइड। यहाँ पे क्या था 50, इसको एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, दूसरी साइड आगे बन गया डिवाइड। डिनोमिनेटर में 1 0 लास्ट में और न्यूमरेटर में भी लास्ट में 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई है, ₹5। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, ₹5। अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 पेंसिल की कॉस्ट आपको ₹50 है, अब आपको बताना है कि 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इस तरह से बड़ी अमाउंट आपके पास दिया हो, बड़ी वैल्यू दी हो, तो सबसे पहले आप 1 की वैल्यू निकालते हैं हमेशा भी, हर ऑब्जेक्ट में। जब 1 की वैल्यू निकल गई तो उसके बाद आप 2 की निकालो, 5 की, 6 की, 7 की, जितनी बजे की वैल्यू निकालनी हो निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा एरिया एंड पेरीमीटर वाले कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर मोस्टली आपके पास जो नोटबुक बुक टेक्स्ट बुक में है वो आपको एक स्क्वायर है, स्क्वायर से रिलेटेड, एंड अनदर वन इज रेक्टेंगल। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो स्क्वायर होता है इसमें आपके पास सारी चारों की चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। लेकिन जो रेक्टेंगल है इसमें आपके पास सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल नहीं होती है। और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, स्क्वायर में भी एज वेल एज रेक्टेंगल में भी। स्क्वायर में जब मैंने बोल दी कि सारी साइड इक्वल है, अगर मैं एक साइड को, फर्स्ट साइड को मैं S से डिनोट कर रहा हूं, S से डिनोट कर रहा हूं, तो अगर सारी साइड इक्वल है तो ये भी S होगी, ये भी S होगी और ये भी S होगी। और रेक्टेंगल में अगर मैं रेक्टेंगल में ये बोलता हूं कि ये लेंथ है, लेंथ को मैं L से डिनोट कर रहा हूं, तो ये L इस साइड की इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो अगर ये साइड L है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, L होगी। और ये जो ये आपके पास ये ब्रेड्थ है, इसको ब्रेड्थ बोलो या फिर विड्थ। अगर ये ब्रेड्थ मैं B से डिनोट करता हूं तो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, तो ये भी क्या होगी, B ही होगी। अब बात आती है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब हो गया आपके पास, वैसे एक्चुअल में पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्लोज पॉलीगन। वैसे क्लोज नहीं, पॉलीगन अपने आप में एक क्लोज फिगर होती है, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज नोन एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप यहां पे बता सकते हैं कि जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर क्या होगी, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, यानी साइड 1 या फिर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। सिंपली हम इसको फॉर्मूले की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, 4 कितनी बार साइड है, 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई बाय S, ये आपके पास पेरीमीटर होगा। ठीक है, इसका जो भी आपको यूनिट होगा वो एज इट इज ही रहेगा। यूनिट मतलब मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आपके पास होगा वो हमेशा सिंपल यूनिट ही रहेगी। और उसी तरह से आपको रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये लिख दे रहा हूं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो वही है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। तो यहाँ पे क्या आपके पास पेरीमीटर में रेक्टेंगल में L प्लस ये वाली साइड क्या है B प्लस यहाँ पे फिर से L प्लस यहाँ पे B। तो यहाँ पे कितनी बार L हो गए, 2 बार, तो लिखेंगे 2L प्लस B कितनी बार है, 2 टाइम्स है 2B। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो अंदर लिख सकते हैं इसको L प्लस B। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो और 2 के बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट जरूर लगाना है, क्योंकि 2 इस L के साथ भी मल्टीप्लाइड है और B के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो ये आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद समझते हैं इसके रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं। जब भी आपको किसी फील्ड का एरिया निकालना है, यानी कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में या फिर जिस भी शेप में होगी, वो
अपनी जगह कितनी घेरता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वो अपनी जगह कितनी घेरेगा, उसका घेराव क्या है, वो जब हमने फाइंड आउट करना तो उसको बोलते हैं एरिया। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एरिया को, देखिए ध्यान से। हमेशा जब भी एरिया फाइंड आउट करना है, जो भी आप साइड उठाएंगे, मान लीजिए मुझे ये वाली साइड लेनी है S, तो मल्टीप्लाई इसमें आप हमेशा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड करेंगे, यानी साथ वाली, इसके साथ ये वाली साइड है या फिर इसके साथ ये वाली साइड है, ये वाली लो या फिर ये वाली लो, क्योंकि अगर मैं ये साइड ले रहा हूं तो इसकी साइड साथ ये वाली भी आती है और ये वाली भी, जो मर्जी आपने ले ली। अगर मैं ये लेता हूं तो यहाँ पे भी तो S ही है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। और इसमें विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके साथ जो भी यूनिट होगी, यूनिट का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको यूनिट का स्क्वायर या फिर यानी कि मीटर स्क्वायर लिखो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, किलोमीटर स्क्वायर लिखो, या फिर इस तरह से नहीं लिखना आता है किसी को तो स्क्वायर SQ डॉट मीटर या फिर SQ डॉट सेंटीमीटर, जिस तरह से आपको सुटेबल लगे। लेकिन ये ध्यान देना है कि जब भी आप एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी आपके पॉलीगन का, तो हमेशा भी यूनिट का स्क्वायर कर दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है देखेंगे ध्यान से। वही बात है कि अगर मैं ये वाली साइड लेता हूं, लेंथ ले ली है मैंने, तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करनी है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, या तो ये वाली या फिर ये वाली, दोनों साइड ही P है, जो मर्जी आपने लेना है, यहाँ पे लिख लेंगे P, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इसके साथ में क्या करना है, लास्ट में यूनिट का स्क्वायर ही करना है, जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा है। थैंक यू।